1962 में दुनिया की सबसे सिक्योर जेल से 3 कैदी अचानक गायब हो गए और आज तक उनका कोई निशान नहीं मिला। FBI ऑफिसर्स ये देखकर हैरान और परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी भाग नहीं सकता, वहाँ की सख्त सिक्योरिटी से 3 प्रिजनर्स आखिर कैसे भाग निकले। सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को उनके भागने की जरा बराबर भी भनक ना पड़ सकी। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर ये इतनी सिक्योर जेल थी तो फिर ये सब हुआ कैसे। ना सिर्फ FBI बल्कि US की 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सॉल्व करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक गहरी मिस्ट्री बन चुका है। राहील मिस्ट्री आर्काइव की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा सा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ दुनिया के इंतहाई खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। अल्कैट्राज के नाम से मशहूर ये आइलैंड समुंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी मुनासबत से इसको द रॉक भी कहा जाता है। एक तो इस आइलैंड के चारों तरफ समुंदर है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द 15 फुट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है। जेल अथॉरिटीज की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ क्योंकि ये पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में मौजूद है, तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हर वक्त घेरे रखती हैं। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट, यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। इस जेल को अनएस्केपेबल का दर्जा हासिल था। लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्कैट्राज का सारा भ्रम उस वक्त टूट गया जब 3 प्रिजनर्स ने यहाँ की सिक्योरिटी को हैरत अंगेज तरीके से धोखा दिया और फरार हो गए। इस अजीबो गरीब और सस्पेंसफुल जेल ब्रेक की असल कहानी अब शुरू होती है। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिनमें जॉन विलियम एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। इसके बाद ये है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 साल की उम्र से ही ऑन एंड ऑफ जेल की शक्ल देखता रहा है। इसको भी अल्कैट्राज बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था। और आखिर में ये है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरी जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्कैट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से है, इसी वजह से इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। अल्कैट्राज से भागने का डेंजरस आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को दिया था। लेकिन क्या ये प्लान वाकई ही कामयाब होने वाला था? एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहाँ से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला ये था कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते तो थे, लेकिन उनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि उनको किसी तरह ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। आखिरकार किस्मत ने उनका साथ दिया और जेलर ने उनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ। उनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों प्रिजनर्स एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये लोग अपने सेल्स के अंदर ही क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर ना पड़ सकी। और फिर आया वो दिन जिसने हिस्ट्री बना दी। लेकिन क्या गार्ड्स को इन 2 सालों में जरा भी शक नहीं हुआ? 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम प्रिजनर्स को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो उनमें 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलिन ब्रदर्स समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल्स के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की, और फिर जो उन्होंने देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। लेकिन यहाँ से मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। वो इस तरह के तीनों सेल्स के बेड पर सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से बने ये डमी हेड्स अपने बिस्तर पर रख दिए थे। उनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया, जिसको इस फोटो में भी देखा जा सकता है। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश खता हो चुके थे।
उन्होंने ये समझकर कि प्रिजनर्स आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नामो निशान ना मिल सका। सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि इतनी हाई सिक्योरिटी में ये नामुमकिन एस्केप मुमकिन कैसे हुआ। याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई गई और FBI को भी रिपोर्ट कर दिया गया। ये देखा गया कि तीनों अपने सेल्स की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरत तो तब हुई जब दीवार की दूसरी साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट्स डैमेज थे। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा उसने इसी बात में अपनी भलाई मानी कि इन्वेस्टिगेशन टीम को सारा प्लान बता देना चाहिए और यहीं से पूरी कहानी का असली राज खुलना शुरू होता है। लेकिन क्या ये सब सच था या कुछ छुपाया जा रहा था? यहीं एलन ने एतराफ किया कि सारा प्लान असल में इसी का था। उन्होंने ये डमी हेड्स बनाए थे और इसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट की दुकान से चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पे एक छोटा वेंट था जिसकी मोटाई 5 बाय 9.5 इंच की थी। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों से चारों प्रिजनर मौका ढूंढकर इस वेंट के गिर्द सुराख करते थे। वो किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से ये काम करते थे, जबकि आखिर में उन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वो इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कोई सामान रख देते। ये सारा काम खास तौर पर म्यूजिकल आवर्स के दौरान किया जाता था, जब जेल ब्लॉक्स में काफी शोर शराबा होता है। वेंट एक कॉरिडोर में खुलता था जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता था, जहाँ वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। अल्कैट्राज में प्रिजनर्स को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। ये चारों प्रिजनर्स भी मेंटेनेंस करने छत पर जाया करते थे और इसी बहाने वो अपने भागने के प्लान के लिए हर छोटी से छोटी चीज का जायजा भी लेते थे। छत से वो एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फुट ऊंची फेंस को क्रॉस करके भाग निकले। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। क्या वो समुंदर को भी हरा सके? उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। रबर रेन कोट्स को जोड़कर अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी पहले से ही बना रखी थी। ये रेन कोट्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिए जाते थे, जो वो बहाने से इकट्ठे करते जा रहे थे। इसके अलावा रेनकोट से ही उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट की तरह कोई चीज भी बनाई थी, जो कि राफ्ट के काम न करने पर उनको पानी में डूबने से बचाएगी। मगर सबसे बड़ा सवाल अब भी यही था कि भागने वाले प्रिजनर्स आखिर गए कहां? उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से उनको सबसे पहले अल्कैट्राज के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजरकर मेन लैंड में उतरना था, जहां सिक्योरिटी न होने के बराबर होती है। वहां से उनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। अल्कैट्राज के गिर्द सारे मेनलैंड्स पर छानबीन की गई, लेकिन कहीं से भी चोरी या रोबरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। तो क्या इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देने वाले इन प्रिजनर्स को समुंदर निकल गया या फिर वो वाकई बचकर निकल गए? इन तीनों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक बी की छत पे मौजूद फुटप्रिंट्स, जहां ये सारी चीजें बनाई गई थी, वो सीक्रेट वर्कशॉप और जिस पाइप पर लटक कर वो नीचे उतरे थे, उस पर पैरों के निशान देखकर ये तो वेरीफाई हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। अब FBI के साथ साथ कोस्ट गार्ड्स, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और US मार्शल सर्विस को भी इस केस में शामिल करके समुंदर में प्रिजनर्स को ढूंढना शुरू कर दिया गया, पर उनको कहीं भी ना तो प्रिजनर्स मिले और ना ही कोई राफ्ट या फिर लाइफ जैकेट। ये पुलिस केस से हटकर अब एक मिस्ट्री केस बनने जा रहा था। अगले 4 दिनों में कोस्ट गार्ड्स को समुंदर में तैरता हुआ लकड़ी से बना एक पैडल मिला, जो कि माना जाता है कि इस राफ्ट का ही पार्ट है। इसके बाद रेन कोट से बने 2 बैग भी मिले, जिसमें प्रिजनर्स का पर्सनल सामान जैसा कि फैमिली फोटोज और लेटर्स वगैरह उसमें
में मौजूद थे। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि तीनों प्रिजनर्स जिंदा मेनलैंड पर नहीं पहुंचे, क्योंकि ये आइटम्स ऐसी हैं जिनको कोई भी प्रिजनर आसानी से नहीं छोड़ता। कोई भी डेड बॉडी 2 दिनों के बाद पानी की सतह पर फ्लोट करने लगती है, लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना तो कोई बॉडी मिली और ना ही कोई बॉडी पार्ट, और यहीं से ये मिस्ट्री और भी गहरी होती चली गई। क्या वो जिंदा थे या सब कुछ यहीं खत्म हो गया? एक थ्योरी ये भी है कि तीनों प्रिजनर्स राफ्ट से नहीं तो स्विम करके मेनलैंड पहुंच गए होंगे, क्योंकि 1962 में एस्केप के बाद FBI ने एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली पर कड़ी नजर रखी हुई थी। उनके एक भतीजे डेविड ने FBI को बताया कि जॉन और क्लेरेंस के बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई सही सलामत मौजूद हैं और वो उनके साथ कांटेक्ट में हैं। कई फैमिली मेंबर्स ने FBI को ये भी बताया कि फैमिली में छोटे बड़े दिन पर 2 खवातीन अजीब से मेकअप में देखी गई हैं, जो शायद जॉन और क्लेरेंस ही भेस बदल कर आते हैं, लेकिन इसके बाद वो दोनों खवातीन कभी नजर नहीं आईं। इसके अलावा एस्केप के 15 सालों के बाद एंगलिन ब्रदर्स के कजन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उनकी फोटो भी कैप्चर कर ली। उनकी फैमिली का भी ये मानना है कि ये एंगलिन ब्रदर्स ही हैं, लेकिन US मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इस फोटो में जो शख्स दिख रहे हैं उनकी एज एंगलिन ब्रदर्स से मैच नहीं होती। ये आखिरी दफा था जब उनके जिंदा होने का कोई सुराग मिला। उसके बाद वो जैसे हमेशा के लिए गायब हो गए। इस एस्केप के अगले साल अल्काट्राज को बंद कर दिया गया। 1979 में हिम्मत हारकर FBI ने भी ऑफिशियली इस केस से हाथ उठा लिए। अब सिर्फ US मार्शल सर्विस है जहां ये केस अभी तक खुला हुआ है, और ये तब तक खुला रहेगा जब तक या तो प्रिजनर्स पकड़े नहीं जाते, या उनकी डेड बॉडी नहीं मिल जाती, या फिर उनकी एज 99 नहीं हो जाती। अल्काट्राज आइलैंड को आज एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है, जहां लोग ब्लॉक B की उन्हीं सलाखों को देख सकते हैं जहां 60 साल पहले एंगलिन ब्रदर्स, फ्रैंक मॉरिस और उनके साथी एलन वेस्ट कैद हुआ करते थे। उम्मीद है राहील मिस्ट्री आर्काइव की ये वीडियो भी आप लोग लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली मिस्टीरियस वीडियो में।